तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर विंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑल दो बच्चे हमने टॉपिक पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, बट आज हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था उसको भी हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ रहे थे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे को पता था कि हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों, 4। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। कौन कौन सी है? सबसे पहली रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हमने बहुत ही आसानी से सल्टा दिया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियोस, पुराने जो वीडियोस जो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं उनको प्लीज वहां गो थ्रू हो जाना। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसका नाम था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और हमने ये नोटिस किया था या फिर हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो पूरा जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। उसमें एक एलिवेशन आता है जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने सिंपल एग्जांपल लिया था एक वाटर का। अगर हमने वाटर को अगर हम इवेपोरेट करेंगे या फिर बॉईल करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हमने कुछ इस तरीके के ग्राफ से समझाया था। और हमने क्या डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पे वेपर प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। तो हम ग्राफ के वाई एक्सिस में लेंगे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर। और जब ये जो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है या फिर हम बोलेंगे सॉल्वेंट का जो ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का बच्चों जो ग्राफ है, वो कहां पे स्ट्राइक करेगा, वो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, जब वो पॉइंट क्या हो, 1 atm के इक्विवेलेंट हो, तो इस तापमान पे, इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर हम कहेंगे बॉईल हो जाएगा। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, याद करो, टीबी से या फिर टी से। इसको डिनोट करते हैं बच्चों टीबी से। क्या मेरी बात क्लियर है? टीबी से, ना कि टी से, ध्यान रखना। और हमने पढ़ा था जो प्योर सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, तो सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे होगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है। क्यों होता है बच्चों, याद करो, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रास्ते में रुकावट डालते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो प्योर सॉल्वेंट से कंपैरेटिवली कम होता है किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब क्योंकि देखो, जब तक ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ टीबी टेम्परेचर तक पहुंचेगा तब तक इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिस टेम्परेचर तक ये पहुंचेगा किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट पहुंचेगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बच्चों टी, जो कि क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है? और इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वही हमारा कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होना कितना चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, बट जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ध्यान से सुनो, वो अब कितना हो चुका है, वो 105 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जब हमने क्या किया, उसमें शुगर इंसर्ट की है। क्लियर है? तो शुगर इंसर्ट करने की वजह से, या फिर कहें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इंसर्ट करने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो बढ़ गया, और कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट आया, 5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट आया। और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज डिनोटेड बाय सिंबल। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, याद करो, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा बच्चों, टी माइनस टीबी, टी माइनस टीबी। तो टी माइनस टीबी के इक्विवेलेंट होगा बच्चों क्या, डेल्टा टीबी। यहां तक बात क्लियर है? फिर हमने एक और चीज समझी थी कि जो डेल्टा टीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, मोलैलिटी के। डेल्टा टीबी होता है प्रोपोर्शनल बच्चों मोलैलिटी के। यहां तक बात क्लियर है? डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बच्चों तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू कैपिटल के बी मल्टीप्लाई बाय एम। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बच्चों, के बी इंटू एम। क्या मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है? चलो बच्चों, तो
तो अब हम देखते हैं बच्चों, हमने दो फॉर्मूले देख लिए हैं, कौन कौन से, एक देखा हमने डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी माइनस टीबी, और एक देखा हमने डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। फटाफट दिमाग में बात को घुमाओ, क्या डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी माइनस टीबी और डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल्टा टी इक्वल्स टू टी माइनस टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। याद हो गया बच्चों? चलो अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे जो हम पढ़ रहे थे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम। अब पहले तो केबी का नाम क्या था याद करो। केबी को हम किस नाम से पुकारते हैं बच्चों? केबी को पुकारते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों केबी को? या फिर हम केबी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केबी बच्चों क्या होगा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो डेल्टा टीबी बच्चों आप जानते हो क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कुछ बच्चों को बहुत परेशानी हो रही होगी कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट बच्चों ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आज आप देख रहे हो मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं क्योंकि टॉपिक के हिसाब से ही मैं अपनी गति पकड़ता हूं। ठीक है बच्चों? तो आप टेंशन मत लो, जहां मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं मुझे भी पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है? तो टेंशन मत लो, वीडियो को 2x स्पीड पे मत देखो, 1.5x स्पीड पे मत देखो, हो सके तो लाइव वीडियो देखो, तभी आपके लिए भला होगा। ठीक है बच्चों? तो डेल्टा टीबी क्या होगा बच्चों आपके पास? डेल्टा टीबी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने देख लिया। चलो अब मेरे पास मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यूनिट क्या होगी केबी की। बच्चों आपको निकालना है यूनिट ऑफ केबी। केबी की यूनिट क्या होगी? बताओ बच्चों केबी की यूनिट क्या होगी? सोच के बताओ, बहुत आसान है निकालना। डेल्टा टीबी आपका फॉर्मूला क्या बताओ? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम। तो केबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से केबी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। यहां तक मेरी बात क्लियर है? डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा किसका फॉर्मूला बच्चों? केबी का। ठीक है? अब यहां से मेरे को बताओ डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी की एसआई यूनिट क्या होगी? मेरे को बताओ। डेल्टा टीबी है क्या? चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन। और मेरे को तो मोललिटी की यूनिट क्या होती है? मोललिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों आपको? मोललिटी का फॉर्मूला, मोललिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, बच्चों याद करो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, जो कि क्या होगा? केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। और आपको बताया मैंने मोलैलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मेरे को बताओ फटाफट क्या होगा ये? स्मॉल एम क्या होगा बच्चों? स्मॉल एम हो जाएगा, ऊपर तो क्या है? मोल्स, और नीचे क्या है? किलोग्राम। तो इसकी क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। ये पर केजी वाला जो डिवाइड का डिवाइड क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा के केजी पर मोल। या फिर हम इसको ऐसे करके लिख दें, बताओ क्या समझ में आया आपको? के केजी पर मोल, के केजी पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो डेल्टा टीबी की यूनिट, सॉरी केबी की यूनिट क्या होगी बच्चों? केल्विन किलोग्राम पर मोल। के केजी पर मोल, के केजी पर मोल। याद रखना क्या बच्चों? कितना प्यारा वर्ड है, बताओ। के केजी पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है? तो के केजी पर मोल हो जाएगी किसकी यूनिट बच्चों? के केजी पर मोल यूनिट हो जाएगी केबी की। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो यूनिट ऑफ केबी क्या होगा? के केजी पर मोल। तो देखो यूनिट ऑफ केबी हो गया आपका के केजी पर मोल। यहां तक आपको बात क्लियर है? अब बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, ऑल्सो राइट इट्स यूनिट, ठीक है, ऑल्सो राइट इट्स यूनिट। तो आपको उसकी यूनिट भी लिखनी है और आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। क्या आया एग्जाम में क्वेश्चन? आपको लिखना है डिफाइन
define molar elevation constant along with this elevation constant along with its unit या also specify its unit। तो आपको उसकी यूनिट भी बतानी है और उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है बच्चों 2 नंबर का, ये डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, और उसकी यूनिट बताओ। सिंपल सी बात समझने की सॉरी बच्चों, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, और बच्चे यही मात खाते हैं कि बच्चे सब कुछ पढ़ के चल जाते हैं बट ये छोड़ के चल जाते हैं। तो समझो क्या है, मेरे को बताओ अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल सॉरी मतलब के बी मल्टीप्लाई बाय एम। सो आपके पास बच्चों के बी क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन एम। यहां तक बात क्लियर है, डेल्टा टी बी अपॉन एम ये हो जाएगा के बी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉल m को 1 रख दूंगा तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी हो जाएगा क्या बच्चों? अगर मैं स्मॉल m को 1 रख दूंगा तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरे को सीधी सी बात बताओ, अगर मैंने स्मॉल m को 1 रख दिया तो के बी डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि के बी क्या होता है, के बी कुछ नहीं होता बच्चों, के बी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कंसीडर क्या करना है आपको कि मोलैलिटी क्या हो, 1 हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, के बी इज जस्ट इक्वलेंट टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर किलोग्राम। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप बेस को 1 रख दो और के बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। तो जब मोलैलिटी 1 मोल पर किलोग्राम होगी तो उस कंडीशन में, उस केस में जो डेल्टा टी बी होगा वही के बी होगा। बात क्लियर है, जो डेल्टा टी बी होगा बच्चों वही के बी होगा। तो जब मोलैलिटी 1 होगी तो डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, के बी के बराबर होगा। ये आपकी हो गई क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन। और यूनिट तो आपको बताइए, यूनिट बताओ फटाफट, केकेजी पर मोल, केकेजी पर मोल। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो केबी है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये डिपेंड किस पे करता है बच्चों, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। मतलब अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, मान लो पानी है, तो पानी का अगर मान लो क्या कहते हैं, के बी कुछ है 0.512 kg पर मोल है मान लो। ठीक है, अगर पानी का वैल्यू 0.512 है के बी की वैल्यू, तो चाहे उसमें आप नमक डालो, चीनी डालो, एल्कोहल डालो, फलाना डालो, डिमकाना डालो, आंसर में के बी हमेशा क्या होगा, 0.512, क्योंकि सॉल्वेंट तो कौन है बच्चों, वाटर है। तो कृपया करके बात ध्यान रखना, जो कैपिटल के मतलब सॉरी जो के बी होता है बच्चों, जो के बी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ सॉल्वेंट पे, ना कि सॉल्यूट पे। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। इसका एक रिलेटेड फॉर्मूला भी है, अपने कोर्स में नहीं आएगा वो, बस एक बार देख लो कहीं काम आ जाए तो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है के बी इक्वल्स टू एम ए आर डेल्टा टी बी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय 100,000 सॉरी। ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है आपके फिलहाल। ठीक है, ये आपके कहीं बोर्ड्स वोर्ड्स में काम में नहीं आएगा, बुक में लिखा रहता है प्रदीप में या फिर किसी भी रिफ्रेशर में, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। बाकी ये कहीं काम नहीं आने वाला आपके। ठीक है, इसमें कौन कौन चीजें क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं। एम ए आपका हो जाएगा बच्चों क्या, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सारी चीज सॉल्वेंट की आएगी बच्चों, क्यों, क्योंकि के बी है, और के बी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। क्लियर है। आर आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा, आर होता है गैस कांस्टेंट, अलग अलग वैल्यूज होती हैं इसकी, याद करो। मतलब होता तो कांस्टेंट है, अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो वैल्यूज अलग अलग होगी, याद करो। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर याद करो 0.0821 लीटर एटीएम, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, या फिर 0.083 बार लीटर
केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, या फिर 2 कैलोरी, तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आपको याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 पे है ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। अब आएगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है बच्चों? डेल्टा टीबी होता है, अभी पढ़ा था अपने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बच्चों? इसको हम बोलते हैं मोलल हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। मोलर, सॉरी इसको मोलर लिख दो, गलत लिख दिया मैंने, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ज्यादा काम का नहीं है, आपको अगर पढ़ा होगा अपने थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में तो वहां आपको पता होगा ये डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, तो वही है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे रिलेटेड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप पूछोगे सर ये तो आपने जो पढ़ा दिया, अब टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? अगर आपको पता हो तो टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टॉपिक चल रहा है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर है? टॉपिक चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों जब टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा है तो एक बात ध्यान रखना, क्या कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या था इंपॉर्टेंट बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था अगर आपको याद हो तो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बात क्लियर है आपको? ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था। अब बात आती है बच्चों कि अब ये जो हमने सेकंड जो पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे, मोर स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पे। तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो आपने क्या पढ़ा था बच्चों? आपने पढ़ा डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम, ये पढ़ लिया बच्चों आपने। अब देखो डेल्टा टी बी तो डेल्टा टी बी है, के बी बच्चों के बी ही है, और एम क्या होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का सिंबल क्या होगा? बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास का क्या होता है? डब्ल्यू ए। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई बाय एन बी क्या होगा? मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? यहां पे मैंने कैपिटल एम बी क्यों लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आपको यही मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका? सॉल्यूट का। तो इसको अकेला रख दो, बाकियों को इधर उधर कर दो। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बी। तो यही है आपका एक तरह से, जब आपको पता लग रहा है कि ये जो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर मास निकालने में आपको हेल्प कर रही है, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो शॉर्ट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, बुक्स में जरूर दे रखा है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो आप इधर उधर कर कुरा के ये आसानी से निकाल सकते हो। फालतू इसके लिए एक नई चीज याद करने की गुस्ताखी मत करो, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। क्लियर है बच्चों? तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर एग्जाम में बोर्ड में एक बार 3 नंबर का क्वेश्चन आया था कि आप ये बताओ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमें क्या दे रखा हो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, ये डिराइव करके बताओ, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी। वो बोल रहे हैं कि हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, तब आपको इस पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो करना था, ठीक है। बस इसके लिए मैंने आपको बताया है, आगे मैं आपको ये नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सच बताऊं ना, ये तो आप बचपन से निकाल सकते हो यार। मेरे को एक बात तो, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड ए बी, तो यहाँ पे मेरे को एक ही वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको उधर फेंक दो। जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में चल जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में चल जाएगा। यही तो होता है, सिंपल सी बात, वही तो कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे। तो इसके लिए ज्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं कि आप रट्टे लगा रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के।
क्लियर है? तो यहाँ